हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता डिजिटल ऑनलाइन क्लासेज। देखो, पिछले वीडियो की बात करें तो हमने कोशिका झिल्ली स्टार्ट कर दिया था। कोशिका झिल्ली के बारे में हमने कुछ जानकारी ली थी। कोशिका झिल्ली के कार्य हमने पढ़ लिया था। कोशिका झिल्ली की प्रेजेंस हमने पढ़ ली थी। आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ने वाले हैं कोशिका झिल्ली की स्ट्रक्चर, कोशिका झिल्ली की संरचना। ठीक है, तो देखो एक बार, जो टॉपिक है वो है कोशिका झिल्ली की संरचना। देखो, अलग अलग टाइम पर अलग अलग साइंटिस्ट ने कोशिका झिल्ली की स्ट्रक्चर को समझाने में बहुत सारा योगदान दिया है और हर साइंटिस्ट ने अपनी तरफ से एक अलग तर्क दिया है कि कोशिका झिल्ली इसकी बनी होती है। ठीक है, बहुत सारे सिद्धांत चलते हैं, जैसे डेविसन डैनियली का सिद्धांत है, रॉबर्टसन की इकाई कला प्रतिरूप का सिद्धांत है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत रहा वो था सिंगर और निकोलसन नामक वैज्ञानिक का तरल मोजेक वाला सिद्धांत। पढ़ने से पता लग जाएगा पूरी डिटेल क्या है। सिद्धांत है तरल मोजेक सिद्धांत। तरल मोजेक सिद्धांत गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन। देखो, कोशिका झिल्ली की संरचना समझाने के लिए एक सिद्धांत सबसे ज़्यादा फेमस है और वो है तरल मोजेक सिद्धांत। ये सिद्धांत देने वाले दो साइंटिस्ट हैं, एक का नाम सिंगर है और एक का नाम निकोलसन। सिंगर एवं निकोलसन। अब सिंगर और निकोलसन दोनों कोशिका झिल्ली के लिए क्या बोलते हैं, सुनो ध्यान से। इनका कथन है, इनका कहना है कि कोशिका झिल्ली प्रोटीन और वसा की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और वसा की बनी होती है। कोशिका झिल्ली की बात करें ना, तो कोशिका झिल्ली की जो लेयर है वो लेयर किसकी बनी हुई है? प्रोटीन और वसा की। उस लेयर के ऊपर और उस लेयर के नीचे वसा की परतें हैं और उनके बीच में क्या फंसा रहता है? प्रोटीन। क्या इस सिद्धांत के अनुसार कोशिका झिल्ली वसा एवं प्रोटीन की बनी हुई है? इन्होंने क्या किया? अपने सिद्धांत को समझाने के लिए उन्होंने प्रोटीन और वसा से एक डायग्राम बनाकर कोशिका झिल्ली को समझाने की कोशिश की है। वो डायग्राम बनाते हैं एक बार। देखो, इस कथन के अनुसार वसा की दो परतों के बीच में, वसा की दो परत आएगी, एक परत ऊपर और एक परत नीचे, और वसा की दोनों परतों के बीच में क्या फंसा रहेगा? प्रोटीन। वसा की दोनों परतों के बीच में प्रोटीन। ये आपको ध्यान रखना है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? वसा प्लस प्रोटीन। देखो कैसे, ये जो मैं परत बना रहा हूं ये किसकी परत है? वसा की। ये किसकी परत है? वसा। ये भी परत किसकी है? वसा की। अब देखो, ये वसा की ऊपर वाली परत है, ये वसा की नीचे वाली परत है, और वसा की परत के अंदर वसा का जो अणु है उसके दो पार्ट होते हैं। ये वसा की अणु का सिर है और ये वसा के अणु की पूंछ है।
वसा के प्रत्येक अणु के दो पार्ट होते हैं, एक सिर और एक पूंछ। देखो ऐसे एक बार नोटिस करना, मान लो मैं ये कहूँ कि ये कोशिका झिल्ली है, ये क्या है, कोशिका झिल्ली। अगर मैं इसको तोड़कर यहाँ से सीधा करूँ, अगर इसको सीधा करें तो ये कोशिका झिल्ली है ये कोशिका झिल्ली दूर से देखने पर ये ऐसे ही नजर आने वाली है, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से देखें, हम माइक्रोस्कोप से देखें तो इसको जूम किया जाए ना, इसको जूम किया जाए ना, तो ये जो लाइन है ना वो ऐसी होती है। ये कोशिका झिल्ली अगर इसको जूम करके माइक्रोस्कोप में देखा जाए ना तो ये ऐसी नजर आने वाली है। फिर आप देखोगे ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई है। इस स्ट्रक्चर में ये जो प्रत्येक पार्टिकल है फैट का, इसका ये वाला भाग सिर है और ये वाला भाग पूंछ है। अब जो ये सिर और ये पूंछ, हालांकि दोनों परतें किसकी बनी हुई है, दोनों परतें बनी हुई है किसकी, वसा की। और इन्हीं वसा की परतों के बीच में, इन्हीं वसा की परतों के बीच में किसके अणु फंसे रहते हैं, प्रोटीन के। अब प्रोटीन के अणु भी दो तरीके से फंसेंगे। एक तो देखो प्रोटीन का अणु पूरा ही अंदर रहेगा ऐसे, लाइक दिस, ये प्रोटीन का अणु है। और कुछ प्रोटीन के अणु ऐसे बाहर निकले होते हैं, ऐसे। ये मान लो, और ये प्रोटीन का अणु ऐसे बाहर निकल रहा है। ये किसके अणु है, प्रोटीन के। देखो कोशिका झिल्ली की संरचना चल रही है, ध्यान समझना। और कोशिका झिल्ली की संरचना को समझा रहे हैं दो वैज्ञानिक, एक तो सिंगर और एक निकोलसन। इन्होंने जिस तरीके से, जिस मेथड से, जिस सिद्धांत से कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाया, उसको नाम दिया है तरल मोज़ेक सिद्धांत। तरल मोज़ेक सिद्धांत। अब ये तरल मोज़ेक सिद्धांत क्यों दिया है, आप पढ़ते चलो सब समझ में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस या अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार कोशिका झिल्ली वसा और प्रोटीन की बनी होती है। वसा की दो परतें ऊपर और नीचे होती है। ये देखो, ये जो दोनों परत है ना, ये परत, ये किसकी परत है, वसा की परत। और इन्हीं वसा की परतों के बीच में क्या फंसा हुआ है, इन्हीं वसा की परतों के बीच में प्रोटीन के अणु फंसे हुए हैं। अब प्रोटीन के अणु दो तरीके से, प्रोटीन के अणु कितने तरीके से फंस रहे हैं, दो तरीके से। कैसे, एक तो बिल्कुल पूरा अंदर फंस रहा है, दोनों परत, ये परत, इसके बीच में पूरा प्रोटीन का अणु फंसा हुआ है, ठीक है। और एक क्या हो रहा है, ये परत इसके ऊपर से ही निकल रहा है। तो दो तरीके के प्रोटीन के अणु पाए जाते हैं, एक तो आंतरिक प्रोटीन, एक तो आंतरिक प्रोटीन और एक बाह्य प्रोटीन। आंतरिक प्रोटीन और बाह्य प्रोटीन। ये जो बाह्य प्रोटीन है ना, इसको परिधीय प्रोटीन भी कहा जाता है, परिधीय प्रोटीन। और ये जो आंतरिक प्रोटीन है, इसको समाकल प्रोटीन भी कहा जाता है। तो आप समझ सकते हो ये वाला कौन सा प्रोटीन है, ये बाह्य प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, बाह्य प्रोटीन। और ये जो अंदर वाला प्रोटीन है, ये कौन सा है, आंतरिक
प्रोटीन। एक बाह्य प्रोटीन है और एक कौन सा प्रोटीन है, आंतरिक प्रोटीन। ये जो स्ट्रक्चर बन रही है इस प्रोटीन के अणु से और इन वसा की दो परतों से जो स्ट्रक्चर बन रही है, ये स्ट्रक्चर किसकी है, ये स्ट्रक्चर है कोशिका झिल्ली की। और ये बात बताने वाले हैं ये दो साइंटिस्ट, एक सिंगर और एक निकोलसन, एक सिंगर और एक निकोलसन। और ये भी ध्यान रखना, ये प्रत्येक वसा के अणु के जो दो पार्ट है, ये सिर है, ये जल स्नेही होता है, ये जल की तरफ रहेगा हमेशा, और ये जल विरागी, ये कैसा होता है, जल विरागी, ये जल से दूर रहता है। ऐसे स्ट्रक्चर बनी हुई है और इसी सिद्धांत को बोला जाता है तरल मोजेक सिद्धांत। सिंगर निकोलसन के अनुसार इस सिद्धांत को हम ठीक उसी प्रकार समझ सकते हैं जैसे किसी समुद्री तल के ऊपर, जैसे समुद्र का तल है ना बिल्कुल, और समुद्र का तल किससे बना, पानी से। समुद्र के तल के ऊपर, पानी के ऊपर कोई बर्फ का टुकड़ा निकला हो, जैसे मान लो वसा की दोनों परतों को तो आप पानी मान लो, और ये जो ऊपर निकल रहा है ना प्रोटीन का अणु, इसको आप एक हिमखंड के टुकड़े की तरह, एक बर्फ के टुकड़े की तरह समझ सकते हो। जिस प्रकार दूर से देखने पर समुद्र में एक बर्फ का टुकड़ा निकला होता है, ठीक उसी प्रकार आकृति है किसकी, कोशिका झिल्ली की। और उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम निकाला है तरल मोजेक सिद्धांत, तरल मोजेक सिद्धांत। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर थी किसकी, कोशिका झिल्ली की। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि कोशिका झिल्ली काम क्या करती है, कोशिका झिल्ली के कार्य और पढ़ लेते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली के कार्य, कोशिका झिल्ली के कार्य। अब देखो, सबसे पहला काम, कोशिका झिल्ली कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, पहले लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ वन बाय वन। दूसरा, कोशिका को आकार प्रदान करती है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, कोशिका को आकार प्रदान करती है। और नंबर 3, कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। नंबर 4, कोशिका झिल्ली कोशिका के विसरण एवं परासरण दाब को बनाए रखती है। नंबर 5, कोशिका झिल्ली एक मिनट रुको, इसको थोड़ा छोड़ो, बाद में लेते हैं। पहले देखो, कोशिका झिल्ली कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है क्योंकि कोशिका के चारों तरफ जो लेयर बनी हुई है, जो प्रोटीन और वसा की बनी हुई है, वो क्या है, वो कोशिका झिल्ली है। अब कोशिका पर अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर एग्जर्ट होता है या किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम कोशिका के ऊपर आती है, तो उस प्रॉब्लम को सहन कौन करेगी, कोशिका झिल्ली। जैसे मान लो हम किसी कमरे के अंदर फिट है, हम कमरे के अंदर बैठे हैं, अब जितना भी नुकसान होगा अगर बाहर से वायुमंडल में,
हम कमरे के अंदर बैठे हुए हैं और हमारे चारों तरफ कमरे की दीवारें हैं, जैसे बहुत तेज धूप है, हम कमरे के अंदर बैठे हैं, तो उस धूप से नुकसान किसको हो रहा है? दीवारों को। बहुत ज़्यादा सर्दी है तो सर्दी से नुकसान किसको हो रहा है? दीवारों को। बारिश आ रही है तो नुकसान किसको हो रहा है? दीवारों को। मतलब इस कमरे की दीवार को आप कोशिका झिल्ली समझ सकते हो, उसके अंदर हम बैठे हैं तो अंदर वाले तो सारे मटेरियल, अंदर वाले तो सारे प्रोडक्ट सेफ है कोशिका के, और जितना प्रेशर लग रहा है, किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सहन कौन कर रही है? कोशिका झिल्ली। बाकी कोशिका तो सुरक्षित है पूरी। समझ में आ रही बात? तो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा, कोशिका को आकार प्रदान करती है। जैसे कोशिका झिल्ली की शेप होगी वैसे ही कोशिका की क्या हो जाएगी? शेप। अगर कोशिका झिल्ली गोल है तो कोशिका गोल, कोशिका झिल्ली स्क्वायर में है तो वर्गाकार हो गई, रेक्टेंगल में है तो आयताकार हो गई। कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम्य, पिछली क्लास में बता दिया था मैंने, कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि कोशिका झिल्ली कोशिका में आने वाले सभी प्रकार के अणु, परमाणु या पदार्थों के लिए परमेबल नहीं है, पारगम्य नहीं है। कोशिका उन्हीं पदार्थों को अंदर आने देती है जो कोशिका के लिए क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। कोशिका झिल्ली कोशिका के विसरण और प्रासरण दाब, देखो विसरण और प्रासरण दाब आप अभी नहीं समझ पाओगे, ये आप ऐसे समझ सकते हो, किसी चीज का कोशिका के अंदर आना और किसी चीज का कोशिका से बाहर निकलना। ये जो अंदर आना बाहर निकलना ना, ये काम एक प्रेशर से होता है। जैसे मान लो ये कोशिका है, ये केंद्रक और ये कोशिका द्रव, अब कोई चीज बाहर है, अब इस बाहर वाली चीज को अंदर लेना है या अंदर वाली चीज को बाहर लेना है तो एक प्रेशर, एक दाब मेंटेन करना पड़ता है। वही दाब क्या होता है? विसरण और प्रासरण। इस दाब को मेंटेन करने का काम, इस दाब को बनाए रखने का काम किसका होता है? कोशिका झिल्ली का। समझ में आ गई बात? अब जो पांचवा पॉइंट है, ध्यान देना, पांचवा पॉइंट ये है कि कोशिका झिल्ली कोशिका के बाहर पाए जाने वाले ठोस पदार्थों को पाचन के रूप में अंदर ग्रहण कर लेती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे दूं, अमीबा। एग्जाम्पल क्या है? अमीबा। और अमीबा एक प्रकार का कोशिकीय जीव है। ये एक कोशिकीय क्या है? जीव। अमीबा एक प्रकार का क्या है? एक कोशिकीय जीव। इसका पूरा शरीर एक कोशिका से बना हुआ, देखो ऐसे। मान लो ये अमीबा है, ये क्या है? अमीबा है, और ये अमीबा की कोशिका झिल्ली, और ये अमीबा के अंदर क्या है? ये कोशिका द्रव है। और अमीबा को क्या करना है? जैसे मान लो अमीबा को फूड चाहिए, तो यहाँ मान लो कुछ खाद्य पदार्थ है अमीबा के लिए, ये क्या है? खाद्य पदार्थ। अब इस खाद्य पदार्थ को अंदर लेने का काम किसका है? कोशिका झिल्ली का। ये कोशिका झिल्ली एक प्रेशर मेंटेन करेगी और ये खाना कहाँ पर आ जाएगा? अंदर। तो कोशिका झिल्ली के लिए ठोस खाद्य पदार्थों को अंदर लेना क्या कहलाता है? एंडोसाइटोसिस। उसको हम क्या कहते हैं? एंडो। जैसे खाना अंदर आ गया, इसको तुम क्या बोलेंगे? एंडोसाइटोसिस, या हिंदी में बोले तो अंतर ग्रहण। क्वेश्चन है ना कि अंतर ग्रहण या एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं? तो कुछ प्रकार के जीव जैसे अमीबा, कुछ प्रकार के एक कोशिकीय जीव अमीबा, उनकी कोशिका झिल्ली के द्वारा कुछ ठोस खाद्य पदार्थों को अपने अंदर लेना क्या कहलाता है? एंडोसाइटोसिस। और ये कोशिका झिल्ली जब किसी पदार्थ को अंदर ले सकती है तो किसी पदार्थ को बाहर भी निकाल सकती है। जब अपने अंदर ले सकती है तो बाहर भी निकाल सकती है। उस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस। बहिर्कोशिका पायन, बहिर्कोशिका पायन। ये लो, समझ में आ गया? कोशिका झिल्ली के द्वारा अंदर किसी पदार्थ को लेना एंडोसाइटोसिस और बाहर किसी पदार्थ को निकालना एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। ठीक है, तो ये था कोशिका झिल्ली का विस्तृत वर्णन, वो आप समझ चुके हैं। कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका झिल्ली की संरचना कैसे होती है, कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है। तो ये कोशिका झिल्ली तो क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। कोशिका के भाग पढ़ रहे थे हम। सबसे पहला भाग कौन सा था? कोशिका भित्ति। दूसरा भाग कोशिका झिल्ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चलने वाला है और वो है कोशिका द्रव। ठीक है, पढ़ते हैं।
देखो कोशिका द्रव, 3 नंबर का भाग है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, सुनना ध्यान से। क्या पढ़ रहे हैं हम कोशिका के भाग पढ़ रहे हैं जिसके 2 पॉइंट हमने क्लियर कर लिए हैं, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। द थर्ड टॉपिक इज साइटोप्लाज्म। तीसरा जो टॉपिक है वो कौन सा है? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। पहले तो मैं समझा दूं तुम्हें, ये कोशिका भित्ति, सॉरी कोशिका झिल्ली, ये कोशिका भित्ति और ये बीचों बीच में केंद्रक, ये क्या है? केंद्रक। देखो बाहर वाली क्या होती है? कोशिका भित्ति, अंदर वाली कोशिका झिल्ली, सबसे बीच में केंद्रक। अब ध्यान देना, कोशिका झिल्ली, बात किसकी कर रहा हूं? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो तरल पदार्थ भरा रहता है, ये वाला, ये जो कणीय तरल पदार्थ भरा हुआ है बीच में, इसे ही बोला जाता है कोशिका द्रव। इसे ही क्या बोला जाता है? कोशिका द्रव। क्या बोला मैं? कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य भरे कणीय तरल पदार्थ को साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के मध्य भरे तरल पदार्थ को कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के मध्य भरे तरल पदार्थ को कोशिका द्रव कहते हैं। आ गई बात समझ में? अब एक बात समझना, जो कोशिका द्रव है वो लिक्विड टाइप का होता है, वो तरल पदार्थ है। अब तरल, कैसा तरल पदार्थ? तरल तो बहुत टाइप के हो, जैसे पानी भी एक लिक्विड है, छाछ भी एक लिक्विड है, हनी यानी कि शहद भी एक लिक्विड है। लेकिन पानी और शहद में फर्क है, पानी और शहद में फर्क है। तो जो कोशिका द्रव होता है ना, कोशिका द्रव, वो किस टाइप का होता है? कोशिका द्रव होता है शहद टाइप का। किस टाइप का? जेली टाइप आता है ना, जेल, उस टाइप का होता है, शहद टाइप का। इसके अंदर जो कोशिका द्रव भरा हुआ है वो किस टाइप का है? वो ऐसा मान लो गाढ़ा तरल पदार्थ, गाढ़ा। अब जो कोशिका द्रव है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में। एक तो कोशिकांग है और एक साइटोसोल है। तो कोशिका द्रव की संपूर्ण डिटेल या कोशिका द्रव की टोटल जानकारी हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।